अरे ले लो यार। क्या हो गया सिद्धार्थ, क्या हुआ? स्टार्ट करें? I think I should start now. Okay, yes. Yes, sir. So in the last class we were talking about group velocity, and that group velocity is actually the velocity of that wave packet. Group velocity. This involves a group of waves, and that group of waves is finally we have as in form of a group wave packet. क्या हुआ सिद्धांत? So this group velocity we have defined is represented by Vg, and this is derived as equal to d omega by dt. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू k. दिस इज ग्रुप वेलोसिटी. अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमने फॉलो किया था कि we have just tried to calculate this Vg, and for the calculation we did Vg equal to d omega by dv by dk by dv. हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया उसमें, और मॉडिफिकेशन करने के बाद फिर ओमेगा और k को v के टर्म में लाने की कोशिश की. So for omega what we have, just in order to calculate this omega we compared these two relation h nu and E is equal to mc square, and by comparing these two we have this h nu it is equal to mc square. Still there is no omega term, so here this is the frequency. इसको हमने ओमेगा से कन्वर्ट करने के लिए फिर इसको h nu 2 pi से मल्टीप्लाई किए and 2 pi से डिवाइड कर दिए, and then we have mc square. This 2 pi omega and 2 pi nu, this is actually equal to omega, and h upon 2 pi, this is h cross, so we have this h cross is equal to mc square. We have this relation, and then we put this m, this is the relativistic mass, and this omega can be written as equal to m naught c square by h cross root of 1 minus v square by c square. इसके बाद फिर ये ओमेगा, दिस इज नाउ द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड वी कैन डिराइव एंड गेट दिस d ओमेगा by dv. सो वेलोसिटी का टर्म ला करके तुम लोगों ने मैथमेटिक्स तुम लोगों ने किया है ना? सो यस, बड़ा लिखेगा ना तो नहीं दिख रहा है. बाकी लोगों को भी नहीं दिखता कि सिर्फ तुमको नहीं दिखता? सर हो सकता है मेरे आज में हल्का सी क्लियर नहीं दिख रहा है सर, आज क्लियर नहीं आ रहा है. आज हल्का सा नहीं आ रहा है स्क्रीन हम लोग का. Yes, sir. ओके कैमरा अंदर है. चलिए, सो क्लियर हुआ थोड़ा सा? आई शुड रीस्टार्ट. So this is v is equal to d omega by dv on dk by dv. इसके बाद फिर हमने इसको कंपेयर करके ओमेगा को वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट किया, and then you have calculated d omega by dv. ये मैंने तुमको असाइनमेंट दिया था, तुम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया होगा. होप सो. Yes, sir. And then second term we had that k is equal to 2 pi by lambda, and this lambda it is equal to this lambda it is equal to we have taken h upon m multiplied by 3, and this m again this is that relativistic mass, so this m naught root of 1 minus. सर वो k होगा ना? This one, this is k. Yes, k is equal to 2 pi by this. मैंने lambda के लिए यहाँ पे किया. Then we put this lambda here, so this k is equal to 2 pi mv by h, and 2 pi by h can be written as equal to 1 upon h cross, and then we will have this is equal to m naught v by h cross root of 1 minus v square by c square. ये हमारे पास k भी वेलोसिटी के टर्म में आ गया था, and then you have calculated this dk by dv, and by putting this dv d omega by dv and dk by dv here, you have the value of this Vg. मुझे मेरे ख्याल से मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत तो है नहीं, तुम लोग कर सकते हो. एंड नो सर, फॉर डिटेल यू कैन रेफर आर्थर बिशर. उस बुक में सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है ना? अगर किसी का नहीं हुआ है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड, और यू कैन आल्सो रेफर दैट कांसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बाय आर्थर बिशर. उसका एक चैप्टर का वो ये पर्टिकुलर चैप्टर को मैंने तुम लोगों को गूगल क्लास में शेयर किया था फर्स्ट असाइनमेंट के साथ, है ना?
तो अगर किसी को नहीं मिला हो तो आप अपने दोस्तों से कंसल्ट करिए या फिर मैं फिर से असाइनमेंट के साथ इसको शेयर कर दूंगा। तो दिस VZ इट इज इक्वल टू V, ये हमारे पास रिजल्ट के फॉर्म में आया हुआ है। ये कौन है भाई? अबसर आलम, ये कौन है जो ज्वाइन करना चाह रहा है? तुम्हारे क्लास का है? हाँ सर, हमारे क्लास का सर। इतना लेट क्यों हो रहा है? क्यों आलम जी इतना लेट क्यों हो गए? कहाँ चले गए थे? हाँ, एक तो मैं अबसर आलम लिखा हुआ है। हाँ, पहुंचा करण भी। नाउ लेट अस सी द फिजिक्स। यहाँ तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स किया। मैथमेटिक्स करने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है टू सर्च द फिजिक्स बिहाइंड दैट मैथमेटिक्स। सो व्हाट वी हैव दिस बिग बॉडी made up of so many small particles, radiation हमने लिया है। This is moving with velocity v, and this associated wave we have this matter wave, और इसमें हम लोगों ने phase velocity निकाला था vt। This was actually greater than the speed of light, ये हम लोगों ने पहले प्रूव किया। तो हमने पहले कह दिया फिजिक्स में कि that phase velocity this is not adequate, this is not useful in order to calculate that velocity of matter wave। तो matter wave का velocity उसका phase velocity नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा ही हुआ तो ये this is just away from the physics। फिजिक्स ये कहता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या वेव की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरा, मैटर वेव का जो डेफिनेशन दिया गया उस डेफिनेशन में भी कहा गया है द मैटर वेव इज अ वेव which is always associated with object, it is always associated with matter। so अगर इसकी वेलोसिटी c से ज्यादा हुआ और v की वेलोसिटी this v is less than c, इसका मतलब ये होगा कि ये मैटर वेव आगे निकल जाएगा c को पीछे, उस बॉडी को पीछे छोड़ करके, जो कि पॉसिबल नहीं है। then we try to calculate, we have the concept of that phase and phase velocity। इसके लिए हम लोगों ने वेव पैकेट का कांसेप्ट रखा, और उस वेव पैकेट के कांसेप्ट में we have different, this is a group of matter waves associated with individual particles of that body, और इन सारे waves को फिर हम लोगों ने कंपैक्ट करके वेव पैकेट बनाया था। this was that wave packet like this, so this is that wave packet, so this is that wave packet। इस वेव पैकेट की वेलोसिटी कैलकुलेट करने की हम लोगों ने अभी तक मैथमेटिक्स किया, और उस मैथमेटिक्स में वी हैव डिफाइंड दिस ग्रुप वेलोसिटी एंड दिस इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt। और जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की कोशिश की तो दिस vz इज इक्वल टू v, मींस ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होता है। कहने का अर्थ ये है, फिजिक्स ये है कि यहाँ पर मैटर वेव जो डी ब्रोगलीस कांसेप्ट था उस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। डी ब्रोगली कांसेप्ट ये कह रहे हैं कि उनको उसके साथ रहना चाहिए, और वो उनके साथ तब रहेगा जब उसकी वेलोसिटी उस बॉडी की वेलोसिटी के बराबर है। बॉडी की वेलोसिटी v है तो मैटर वेव का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो भी v के बराबर होना चाहिए। मींस द कांसेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी दिस इज ट्रू फॉर द मैटर वेव। तो मैटर वेव की वेलोसिटी उसकी ग्रुप वेलोसिटी होती है। दिस इज दैट the statement, so one can write in form of statement the group velocity of matter wave is equal to the velocity of body, that rigid body or body। तो जिस बॉडी से हम एसोसिएटेड मैटर वेव को कैलकुलेशन कर रहे थे उसकी वेलोसिटी उस ग्रुप वेलोसिटी की वेलोसिटी के बराबर। तो हमने कहा था कि जो मैटर वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें अब हमारे पास जो पैरामीटर्स आ गए उसमें से एक पैरामीटर आ गया है। कौन कौन से पैरामीटर्स आ गए? वन पैरामीटर वी हैव नाउ so matter wave, first we have lambda of the matter wave which is known as de Broglie's wave, de Broglie's wavelength। ये मैटर वेव का wavelength हम लोगों ने ले लिया, ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंटली एज वेल एज थ्योरेटिकली। सेकंड अब हमारे पास आ गया है सेकंड पैरामीटर दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव, velocity of matter wave, and this is nothing but vg is equal to v। तो मैटर वेव का वेलोसिटी जो है उस बॉडी के वेलोसिटी के बराबर हो सकता है। तो ये दो पैरामीटर हमारे पास आ गया है। इसके बाद हमारे पास कुछ पैरामीटर्स और है जो कि किसी वेव के लिए जरूरी है,
उस पर डिस्कशन करते हैं। थर्ड वन इज, इस मैटर वेव का अपना एक वेव इक्वेशन होनी चाहिए, एक वेव फंक्शन होनी चाहिए। थर्ड इज वेव फंक्शन, एंड फोर्थ और वेव इक्वेशन। ये दो चीज इसमें और होनी चाहिए। So next topic is, the next question is, what is the wave function associated with or which is used to show the matter wave? So matter wave को शो करने के लिए वेव फंक्शन कौन सा होगा? ऑर्डिनरी ये जो हमारे पास अभी तक हम लोगों ने वेव के लिए जो प्रोग्रेसिव वेव के लिए जो वेव फंक्शन लिया था, दैट y is equal to a sin or cos omega t minus kx, or that is a cos omega t minus kx। इसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे अगर कोई हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वो वेलोसिटी फेस वेलोसिटी आ रहा है, और हमने अभी भी प्रूव किया कि दैट फेस वेलोसिटी इज नॉट गुड टू कैलकुलेट, consider that it is the velocity of matter wave। फेस वेलोसिटी जो है उसके लिए सही नहीं है, तो यहाँ पर वही फेस वेलोसिटी आएगा, कंपेयर करेंगे। इसलिए ये जो वेव फंक्शन जो ऑर्डिनरी हम प्रोग्रेसिव वेव के लिए, मैकेनिकल वेव के लिए यूज करते हैं, उसको हम मैटर वेव के लिए यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक नए वेव फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और वो जो नया वेव फंक्शन है, इट वाज गिवन बाय मैक्स बॉर्न, एंड दैट वेव फंक्शन इज नोन एज wave function psi। So the wave function psi, this is psi, pronounced as psi, the wave function psi। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक जितने हमने स्टेटमेंट दिया उसमें किसी प्रकार का किसी को कोई संदेह, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? फिर अपन वेव फंक्शन साइज शुरू करेंगे। बोलो जल्दी, आई एम जस्ट गिविंग 2 3 4 मिनट्स। किसी को कोई डाउट हो? सर यार मैं नेटवर्क इशू है तो सर मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं थोड़ा सा बाद में देख पाऊंगा। क्या चीज समझ में नहीं आया? तो ऑडियो अटक रहा है मेरे में, तो नहीं पता क्या दिक्कत है। तो मैं वीडियो जब आप सेव कर दोगे तो भी समझ पाऊंगा सर। अच्छा, उसके बाद फिर तुम क्वेश्चन करोगे? हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में। ओके, एनीवन एल्स? और किसी को कोई डाउट? बाकी लोग को समझ में आ रहा है? सर सर मेरी परसों की क्लास मिस हो गई थी, तो अभी 2 दिन से कुछ समझ नहीं आया, तो मैं यूट्यूब से देख के पूछूं। अरे तो परसों की क्लास तुम्हारी मिस हो गई थी, तो उस दिन मैंने वीडियो जैसे मैंने डाला तुरंत उसको वीडियो देख लेना था, या कल देख लेना था। तुम टाइम निकालो। सर घर का इनॉग्रेशन हुआ ना, तो शिफ्टिंग हुआ, तो सामान, तो उसके लिए टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा, उसके लिए टाइम नहीं मिल पाया। तो ये सारे वीडियोस में डाल रहा हूँ मैं। जनरली मैं ये प्रेफर करता हूँ या ये एडवाइस देता हूँ स्टूडेंट को कि भाई प्लीज मैं कंटिन्यूटी, क्योंकि जैसे जैसे अब छूटते जाएगा ना तो बर्डन बढ़ जाता है ना, लोड तुम्हारे ऊपर बढ़ते चला जाएगा। तो लोड को भी अपने थोड़ा सा रिड्यूस करिए। उसके बाद अभी 2-3 दिन तुमको टाइम मिलेगा। कल मेरी क्लास नहीं है, परसों मेरी क्लास नहीं है ना, तो 2 दिन करके सारे जितने तुम्हारे पेंडिंग है वो सारा पेंडिंग को कंप्लीट कर लेना। अगर किसी का असाइनमेंट बचा है तो असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। किसी का क्लास अगर कोई ये करने में बचा है तो क्लास को कंप्लीट कर लेना। और उसमें कोई भी डाउट हो एंड यू कैन मैसेज मी, गूगल क्लास में भी मैसेज कर सकते हैं, चाहे पर्सनली व्हाट्सएप में भी मुझे मैसेज करके उस पर डिस्कस कर सकते हो। एनीवेज ओके, तो चलिए मैं कंटिन्यू करूं। Yes, So sir. what is wave function psi and the importance of this wave function psi? पहली बात तो ये है कि this is not ordinary that wave function used in progressive wave. This is a special one, and this wave function psi this is given by Max Born. This is the name of person, name of physicist who has coined
this term, the wave function psi. So this wave function psi, it is used to, first, this is used to interpret the matter wave. So the statement number first, ये वेव फंक्शन साइन जो है वो मैटर वेव को इंटरप्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें, इस वेव फंक्शन साइन की प्रॉपर्टीज देखें। दिस इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। ये जो वेव फंक्शन साइन है ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। वैसे ही जैसे पहले वो that progressive wave भी position और time का function है। So one can write this psi it is equal to psi x, y, z and t। फंक्शन कैसे लिखा जाता है मैथमेटिक्स में? तुम लोगों ने किया है ना मैथ्स में फंक्शन लिखने का तरीका। So this is the wave function psi which is actually the function of position। ये position हुआ x, y, z coordinates and the next term is this time। So this is the function of x, y, z and the time t। क्लियर है? तक साथ साथ लिखते चले जाओ। स्टेट नंबर फर्स्ट, it is used to interpret the matter wave। Second, this is the function of position and time। So we can write this psi is equal to psi x, y, z, t, or also this is written as psi r t। ऐसा भी लिखा जाता है if this r is taken in form of vector। So this is the position vector r which is written in terms of x, y, z। So this is x, y, z, t। अगर वन डायमेंशनल हुआ तो वन डायमेंशनल केस में इसको ऐसा लिखा जाता है psi is equal to psi x t। वन डायमेंशनल। अगर वन डायमेंशनल केस हुआ तो जस्ट psi x t or y t or z t depending on the direction। So second is this is the function of position and time। Third, this is a complex quantity। This is the special property। This is a complex quantity। ये एक complex quantity है। अब अगर ये complex quantity है, ये इसको सोचने वाली बात है। अगर ये complex quantity है तो इंडिविजुअली ये किसी फिजिकल फेनोमेना को इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा अक्षम रहेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल फेनोमेना बाय यूजिंग सच कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, क्योंकि उसमें एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तुम लोगों ने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स पढ़ा है? कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स पढ़ा है ना 11th क्लास में क्लास आया आयोटा वगैरह सर। Yes sir। या दैट वन आयोटा। यस यस यस। हाँ, अब उसको समझ के देखते हैं उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी फिजिक्स में। So if this psi it is a complex quantity means just we take this complex number z, it is equal to a plus iota y and a plus iota b, where I is equal to this is iota which is actually root of -1। याद आ रहा है ये? यस सर। Yes sir। And this part is the real part। Real part and that is imaginary। हाँ, second part is this is पिछले साल मैथ्स में पढ़े थे सर। Maths में पढ़े थे, good। So this complex quantity is combination of a real part and imaginary part। मैथमेटिक्स वाले लोग बहुत बढ़िया इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराते हैं, है ना? अच्छे इवन प्लॉट भी कर दिया जाता है। वन कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मैथमेटिक्स वाले प्लॉट करते हैं और उसमें क्या करते हैं, एक एक्सिस को रियल ले लेते हैं और दूसरे एक्सिस को इमेजिनरी ले लेते हैं। So रियल एक्सिस इज रियल, ओके, नो प्रॉब्लम, बट इमेजिनरी एक्सिस फिजिक्स में मैं इसको कैसे इमेजिन करें? मैथमेटिक्स करने पॉइंट ऑफ व्यू से गुड वन, बट द फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो हम डायरेक्टली किसी इमेजिनरी क्वांटिटी को ऐसे लेकर के किसी फिजिक्स का या फिजिकल फेनोमेना को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर एक इमेजिनरी टर्म है। इमेजिनेशन, थिंकिंग, लॉजिक, दैट इज डिफरेंट। लेकिन जब इमेजिनरी क्वांटिटी की बात आती है, उसको फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात आती है, फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात आती है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू गिव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस बाय यूजिंग इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी।
मीन्स हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इस कॉम्प्लेक्स जो क्वांटिटी है उसको रियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अब रियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर अगेन वी विल टेक द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। सो साई, इसका मतलब ये है कि साई इज इंडिविजुअली, फोर्थ लिख सकते हो, इस वेव फंक्शन साई, साई इज अनेबल टू इंटरप्रेट any physical phenomenon because it is a complex quantity। ये चूंकि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है इसलिए किसी फिजिकल फिनोमेना, फिजिकल पैरामीटर्स को या रियल फिजिक्स को इंटरप्रेट नहीं करता। अब इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास ये है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसको रियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ आइडिया? कोई आइडिया? स्क्वायरिंग करेंगे क्या? स्क्वायरिंग करेंगे तो We आएगा take- 1 हो जाएगा। we take the square, तो in order to convert ये मिटा दो। यस सर। So fourth is this wave function size actually a complex quantity, that's why it is unable to interpret or show any physical phenomena or the physical quantity itself. Now we have to convert this in form of a real number, so we will take z square, and this z square is nothing but z multiplied by z star। ये z star को क्या बोलते हैं? ऐसे स्टार लगा देते हैं, क्या कुछ नाम देते हैं ना इसको? नहीं, कुछ नाम देते हैं मैथमेटिक्स में यार। सर जेड डैश कर देते हैं। उसका नाम क्या देते हैं? उसका कुछ नाम है ना मैथमेटिक्स में, ये तो नोटेशन हुआ, नाम क्या देते हैं इसको? याद करो, याद करो। बड़े सर, अरे पढ़े हो यार, ऐसा मत करो। सर कॉम्प्लेक्स, यस यस, सेजा बोलो। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट, बोलो बोलो, सही जा रही है। कॉम्प्लेक्स ऐसे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो लग रहा है मैं पढ़ी हूँ। कॉम्प्लेक्स कुछ था। This is the complex number, this is complex, and this is complex conjugate। complex conjugate, तुम्हें याद आ रहा है conjugate? हाँ सर पढ़े सर। याद आ गया ना? यस सर, याद आ गया सर, याद आ हम गया लोग सर। डैश करके उसको रिप्रेजेंट करते थे। हाँ, तो z star क्या होगा? If this is z, then z star will be, z star is what? This is A minus a plus, B. हाँ, a minus iota b। Very good. So complex quantity is az, and z star is, that is the conjugate of that complex quantity, which is known as complex conjugate, and it is written as equal to j star plus a minus iota b। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, z square निकालो, कितना आता है? So z square will be equal to a plus iota b multiplied by a minus iota b। निकालो कितना आता है इसका वैल्यू? a square plus b square। Is it? यस सर। a square plus a square plus b square। iota b square। I into I माइनस 1 हो जाता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा सर। ए सर तो माइनस a माइनस स्क्वायर प्लस। प्लस b स्क्वायर। Yes, so this is a square minus iota को साथ में लेकर के b square करेंगे, i square is minus 1, so this is Minus one हो जाएगा। equal to, हाँ, this is z square is equal to a square plus b square, means there is no iota term here। If there is no iota term here, means this is the real quantity। Okay, तो हमारे पास
इंडिविजुअल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई ले रहे हैं तो वो उसको फिजिकल इंटरप्रिटेशन करना, फिजिक्स में उसको यूज करना डायरेक्टली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट हैज इमेजिनरी एक्सिस और इमेजिनरी नंबर। लेकिन अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो वो रियल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। वी कैन यूज द स्क्वायर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। और इसी चीज को हम इस वेव फंक्शन साई के साथ भी लिख सकते हैं। वेव फंक्शन साई को अगर इंडिविजुअल लिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अगर हम उसको स्क्वायर के साथ ले लें तो वी कैन हैव, ये लिखिए क्या, मैं आगे बढ़ूं, बता दूं। यस सर। यस सर। So third, next find whatever that find is. So fifth point, I think psi square is a real quantity. If you want to prove, just यहाँ पे because you can just write this as if psi is equal to a plus alpha b and psi star is equal to a minus alpha b, then this psi square it is equal to psi star and this is equal to a square plus b square. It is a real one. ये पे चाहो लिख सकते हैं। So this psi square is a rare quantity. This is the reason. And by using psi square, we can, one can show the physical phenomena or physical quantity. One can interpret the physical phenomena of physical quantity. This is known as probability density. This is known as probability density. ये जो साई स्क्वायर है जिसको जिसे हम फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, फिजिक्स शो कर पा रहे हैं, that साई स्क्वायर which is also the function of x, y, z and t, this is known as probability density. Probability टर्म जानते हो, हमने पहले ही कहा था कि that quantum physics is actually the probability based physics. तो यहाँ पर वो probability first time यूज में आ रहा है। that wave function psi is actually that complex quantity जिसे हम फिजिक्स को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, but psi square अगर हम ले रहे हैं तो that psi square is actually one real quantity, ये real quantity है। और इस psi square से हम किसी फिजिकल फेनोमेना को इंटरप्रेट कर पाते हैं। और ये जो psi square है, this psi square is known as probability density. इसको probability density कहते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि i स्क्वायर यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस i स्क्वायर इज इक्वल टू -1. Since i square is equal to -1, so I square is equal to root of -1, so I square is equal to -1. तो -1 को वहां पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सिंपल सा मैथमेटिक्स है वो। अभिजीत तिवारी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि माइनस वहां पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहां तक किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़े? यस सर। तो वेव फंक्शन साइन, इसमें 4-5 पॉइंट तुमको लिखना है आगे, और कुछ प्रॉपर्टीज मैं इसमें लिस्ट आउट करूंगा, लेकिन मेन जो 4-5 बातें हैं वेव फंक्शन साइन के लिए कि दिस इज द फंक्शन ऑफ x y z t। एक मेन ये हो गया। मैक्स बोर ने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था और फिजिक्स को इसको डोनेट किया गया। देन दिस वेव फंक्शन साइन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, और अगर एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो इंडिविजुअली बाय यूजिंग
psi itself, it is not possible to interpret any physical phenomenon or physical quantity. लेकिन अगर हम फिजिक्स में इसका यूज करना चाहते हैं, then we take the square of this. इसका स्क्वायर करने से ये रियल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और रियल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के बाद ये psi square, which is again the function of x, y, z and t, इसका नाम चेंज हो जाता है. That wave function psi is now in form of psi square, it is known as probability density. ये probability density जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी बताता है. चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं. So this psi square, so you can write this psi square is the probability density. अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है, which gives the density per unit volume है. So which gives the probability of existence of any particle at position x, y, z, जो कि पोजीशन का फंक्शन है. So this gives the probability of existence of any particle at position x, y, z, h, time, t. So this gives the probability of existence of per unit volume. Per unit volume. एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से लिखना, समझना. देखो डेंसिटी है, ऑब्वियसली डेंसिटी की जब बात की जाती है तो इट्स पर यूनिट वॉल्यूम. हम जनरली हम डेंसिटी मतलब वॉल्यूम डेंसिटी होता है. तो ये जो पर यूनिट वॉल्यूम है ये तो वहां से आ गया. दूसरा मैंने कहा था कि ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है. तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की प्रोबेबिलिटी? तो ये प्रोबेबिलिटी बताता है किसी पार्टिकुलर के एग्जिस्टेंस की. किसी पार्टिकुलर के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी कहां पर? जिसका वो फंक्शन है. ये दो चीज का फंक्शन है. एक तो फंक्शन ऑफ दिस एक्स वाई जेड. तो ये एक्स वाई जेड पॉइंट पर किसी पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी बताता है एट टाइम टी. दिस इज द फंक्शन ऑफ टी आल्सो. मैंने लिखा था since this psi is the function of x, y, z and t, the psi square, this will be also the function of x, y, z and t. So ये x, y, z पोजीशन पर टाइम t पर किसी पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी बताता है पर यूनिट वॉल्यूम. So this is the significance of this probability density. क्वेश्चन ही ऐसे आता है. What is the wave function psi? Right, its physical interpretation or physical significance. तो तुमको ये सारे चीज लिखना है यहाँ तक, क्योंकि इंडिविजुअल साई का अपना कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन सिग्निफिकेंस नहीं है. लेकिन अगर फिजिक्स दिखाना है देन वी नीड द साई स्क्वायर व्हिच इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ओके, क्लियर है? थोड़ा सा टफ जाता है ये सेंटेंस जो है समझना, लेकिन बार बार जब एक दो बार पढ़ोगे तो तुमको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा. ट्राई टू रीड, एक दो बार पढ़िए, है ना, समझने की कोशिश करिए, फिर मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, आगे बढ़े. क्या हुआ, सो गए सब? फिजिक्स में या तो लोग सो जाते हैं या खो जाते हैं. हाँ, कि सोचने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं सर, जिंदा है सर. सर समझने की कोशिश कर रहे हैं. जिंदा है सर? अरे सोने की बात किया मैंने यार. तुम जिंदा तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है. जाग रहे हैं ऐसा बोला. फिजिक्स इतना भी हार्ड नहीं है. अच्छा, इतना भी हार्ड नहीं है. गुड गुड गुड. नहीं, फिजिक्स में लोग या तो खो जाते हैं या सो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है. मुझे लगा मैंने ज्यादा थोड़ा टिपिकल टॉपिक ले लिया तो लोग सो गए क्या.
क्या सर सुना ऐसा हालत में नहीं सर, खो गए हैं सर, सोचते सोचते। ओके समझ रहे हैं। ओके एनीवेज आगे बढ़े, ज्यादा नहीं, जस्ट एक दो लाइन और लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आज से क्लास क्लोज करते हैं, ज्यादा हो है ना। Yes, Okay, sir. so ज्यादा में है। in today's class we have discussed about this the wave function psi, and this is different from the wave function conventionally we are using to interpret that mechanical wave or progressive wave। जो progressive wave के लिए हम लोग लेते थे उसमें क्या होता था, वो x y z और t का फंक्शन होता था। अब चूंकि वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, मींस हम उससे पूरा फिजिक्स जो भी तक हम लोग एक क्लास उस वेव फंक्शन का हमने दिया, तो उसमें पूरा फिजिक्स हम लोग इंटरप्रेट कर रहे थे। वो पार्टिकल के बारे में क्या बताता है, पार्टिकल फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या बताता है, उससे उस वेव की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। हमने सारा फिजिक्स उस वेव फंक्शन साइज से, वेव इक्वेशन से निकाल दिया था। यहाँ पर एक बड़ा हर्डल ये आ रहा है कि हम चूंकि फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को डिस्कस करने के बाद देखते हैं कि वो ऑर्डिनरी जो वेव फंक्शन है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो मैक्स बोर्न ने एक वेव फंक्शन साई का कांसेप्ट दिया, एंड दिस वेव फंक्शन साई इज वेरी मच सिमिलर टू दैट। दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, ये भी एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन है। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस उन्होंने ये किया कि इस वेव फंक्शन साई को उन्होंने कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी माना। जैसे उन्होंने इस कहा कि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो बाय यूजिंग दैट वेव फंक्शन साई हम फिजिक्स इंटरप्रेट नहीं कर सकते, तो हमने उसको स्क्वायर किया। और ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का नाम दिया गया, which is also the function of x y z t, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने यहाँ पे लिखा। इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्चुअली गिव्स the probability of existence of any particle at position x y z at time t, and since this is a density, so we have to write per unit volume। अब चलिए इस वेव फंक्शन साई को हम कन्वेंशनली जैसे लिखते हैं तो उसको कैसे लिखें। कुछ और टर्म्स जो तुम लोगों ने किया होगा, मैं थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी साथ साथ पढ़ाता हूँ। फिर हाँ, पहले मैथमेटिक्स को याद दिलाना पड़ रहा है कि तुम्हारा मैथमेटिक्स ऐसा था, तुमने फलान जगह ऐसा पढ़ा है। सो इनिशियली भी है भाई, मैं फिजिक्स वाला हूँ तो मेरा मैथ तो ठीक ठाक होना जरूरी है। मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता फिलहाल। पढ़ाते हो क्या मैथ्स? मैं मैथ्स जानता हूँ, पढ़ाता नहीं। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बट आई नो मैथ्स वेरी वेल। तो जहां तुम्हारा मैथ्स का कुछ इशू होगा, आई कैन हेल्प यू ना। सो जस्ट ओके, आप भी पढ़ाओ ना सर मैथ्स y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ये हम लोगों ने यूज किया। बट वी कैन आल्सो राइट दिस a cos ओमेगा t माइनस kx, ये कन्वेंशनली हम लोग यूज करते आए हैं, एंड y कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म। cos या sin के टर्म में लिख सकते हैं। एक तुम लोगों ने एक इक्वेशन कुछ इस तरह का पढ़े थे क्या? कुछ याद हो तो मुझे बताना। e I to the power theta, it is equivalent to cos theta plus iota sin theta। ये कहीं पढ़े थे मैथ्स में? चेक करो। दिस इज आइडियल इक्वेशन, ऐसा कुछ कहा जाता है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में, जहां पर sin और cos को एक्सपोनेंशियल के टर्म पे लिखा जा सकता है। नो सर, आई डोंट थिंक सो कि हमने कभी पढ़ा है इसे। याद नहीं आ रहा है? सर राइट हैंड साइड तो पढ़े हैं सर, लेफ्ट हैंड साइड का पता नहीं। दैट इज cos थीटा। हां, जिसको ऐसा लिखा गया होगा, कहीं पे लिखा गया होगा z is equal to cos थीटा plus i sin थीटा, है ना? ये एक्चुअली इस एक्सपोनेंशियल का फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल ऑफ i थीटा, एंड दिस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस i थीटा। हां, यस, याद आ इसीलिए कुछ याद आ रहा है। गुड गुड गुड। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस i थीटा, दिस इज इक्वल टू cos थीटा माइनस i sin थीटा। ये टर्म जो है वो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अगर तुमने पढ़ा है और ठीक से पढ़ा है तो इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो वी हैव दिस इंप्लाइज cos थीटा, दिस इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल ऑफ i थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस i थीटा बाय 2। cos थीटा की वैल्यू ऐसा आता है। And then sin theta can be also written as equal to sin theta। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करने से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ i थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस i थीटा बाय 2i। अगर कहीं नहीं पढ़ रहे हो तो इसको नोट कर लो, है ना? कभी हो सकता है फिजिक्स में जरूरत पड़ जाए। ये मैथमेटिक्स शो करने के पीछे
ये मैथमेटिक्स शो करने के पीछे मेरा सिर्फ एक मकसद ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो साइन और कॉस वाले जो टर्म है उसको एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आगे मैथमेटिक्स में इस वेव फंक्शन साई को एक्सपोनेंशियल के टर्म पे, एक्सपोनेंशियल तो बड़ा है, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल है ना, तो इस एक्सपोनेंशियल के टर्म में मैं उसको इंटरप्रेट करने वाला। सो दिस इज नाउ, इसको मैं साई के टर्म में लिख रहा हूं। आई एम यूजिंग दिस साइन x y z, just x and t, one dimension. So this sin xt, it is equal to, इस कांस्टेंट को मैं एज इट इज यूज कर रहा हूं, दिस इज दैट कांस्टेंट a, इसको मैं अब एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख रहा हूं, एक्सपोनेंशियल ऑफ, this is omega t minus kx, so I am just writing omega t minus kx here, मैं इसको एक्सपोनेंशियल के टर्म पे लिख दिया, that is omega t minus kx। अब चूंकि ये कहा गया है कि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, then I have to use minus iota here, this is that additional one, so the wave function psi, it can be represented like this, right on this। मैं यहीं पर नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टोरी छोड़ रहा हूं, है ना, इसमें एक एक पार्ट का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसका आगे मैथमेटिक्स और क्या कर सकते हैं इसके साथ, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज दैट वेव फंक्शन साई, a इज द एम्पलीट्यूड, एक्सपोनेंशियल के टर्म में हम लिख रहे हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स को मैंने एज इट इज यहां से उठा लिया है, बस मैंने सामने यहां पर इसको चूंकि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने यहां पर सामने माइनस आयोटा लिख दिया है, दिस माइनस आयोटा वेयर अगेन यू कैन राइट आयोटा, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। आज इतना ही, इससे ज्यादा में फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। अब अभी तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। एनी डाउट? सर थोड़ा तो अजी क्या होगा गौरव? हाँ नहीं सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं। हाँ, जब पढ़ते जाओगे ना सर समझ के अगली क्लास में पूछेंगे। यस पहले Yes, समझो। हाँ, वो जो मैंने बुक चैप्टर दिया है उसको भी तुम लोग ना, बुक चैप्टर मैंने जो दिया है उसको थोड़ा सा एक बार उल्टाने पुल्टाने की कोशिश करना, उसमें कुछ कुछ चीजें नए टर्म्स अगर को मिलते हैं तो यू कैन आस्क, क्योंकि मैं उस पे बेसिस पर, है ना, अटैचमेंट देगा ना, पुराना वाला मिसप्लेस हो गया। अच्छा चलिए, मैं आज के असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दूंगा वेव फंक्शन साई वाला, उसमें फिर से उसको अटैचमेंट डाल दूंगा, ये वीडियो भी रहेगा, है ना, प्लस वो बुक चैप्टर का अटैचमेंट रहेगा, तो तुमको बहुत हेल्प हो जाएगा। एंड आई थिंक ऑन मंडे नाउ वी विल मीट, तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, तुम्हारे जितने पेंडिंग है उसको करने का, और थोड़ा बहुत अगर ओवरव्यू करना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, एंड आई एम ऑलवेज विथ यू, है ना, कभी भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा नहीं सोचना कि भाई सर से हम लोग कैसे बीच में क्वेश्चन करें, सर का क्लास नहीं है, ऐसा नहीं। सर मैथ्स में भी डाउट